हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जर्व ओनली। आज डेट है अगस्त 1 2025 और आज सुबह हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जर्व ओनली, ठीक है। इसके अंदर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर ऑफ अर्थ चैप्टर से, जो भौतिक भूगोल का एक चैप्टर है, उससे हमने 9 क्वेश्चन अपलोड किए थे सुबह, जिनका आंसर आपको शाम तक देना था। और आप सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर करा है, अटेम्प्ट करा है, तो थैंक यू सो मच। आपका रेस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा और अब टाइम आ गया है कि हम इन सारे 9 क्वेश्चन का बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस करके देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा, वो था कि निम्नलिखित में से सबसे विनाशकारी तरंग है, सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है, वो हमसे पूछा है। द मोस्ट डेस्ट्रक्टिव वेव कौन सी है, ठीक है। तो अब जिन्होंने भौतिक भूगोल पढ़ी है उनके लिए शायद ये क्वेश्चन इतना टफ ना हो, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको फिर भी एक बार ब्रीफ कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, ठीक है। तो ये बात किसकी कर रहा है? भूकंपीय तरंगों की बात कर रहा है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, ठीक है। अब सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो हमें पता है दो प्रकार की होती हैं मेजरली। एक होती है हमारी बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स फिर से दो प्रकार की होती है, एक होती है पी वेव्स जिसे प्राइमरी वेव्स बोला जाता है और एक होती है एस वेव्स जिसे सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है। सरफेस वेव्स को मेजरली एक टाइप में बांटा जाता है जो है आपका एल वेव्स, ठीक है, जिसे लव वेव्स भी बोला जाता है। अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो जियोइड आकार की, और मान लेते हैं कि पृथ्वी के बिल्कुल बीच से ही भूकंप का उद्गम हो रहा है, ठीक है। जब बिल्कुल बीच से भूकंप का उद्गम होगा तो यहाँ से क्या निकलेगी? आपकी भूकंपीय तरंगे निकलेगी इस तरीके से। अब इमेजिन करिए ये आपका फोकस है, ठीक है, जो बीच वाला बिंदु है ये आपका फोकस है। फोकस का मतलब जहाँ से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये फोकस है, फोकस से खूब सारी क्या निकल रही है? तरंगे निकल रही है। अब ये तरंगे किस तरफ जाएगी? तो ये जाएगी आपके सतह की तरफ जाएगी, ठीक है। ये अभी बॉडी के अंदर चल रही है, पृथ्वी की पूरी बॉडी के अंदर ये चल रही है। इस वजह से जो तरंगे सतह के अंदर की तरफ चलती है उन्हें बोला जाता है बॉडी वेव्स। और जब ये तरंगे जो बॉडी के अंदर चल रही है ये सतह पे पहुंच जाती है, तब ये किसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है, किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है? सरफेस वेव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग फीचर नहीं है, अलग अलग तरंगे नहीं है। जब तक तरंगे, भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के अंदर चल रही है तब तो उन्हें बोलेंगे हम बॉडी वेव्स। और जैसे ही ये बॉडी वेव्स कहाँ पहुंच गई है? सतह पे पहुंच गई है, तब इन्हें बोला जाएगा सतह तरंगे या फिर सरफेस वेव्स बोलते हैं, ठीक है। अब बॉडी वेव्स जो होती है फिर से दो प्रकार की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि मोस्ट डेस्ट्रक्टिव वेव कौन सी है, ठीक है, सबसे विनाशकारी। अब मुझे बताइए, ये जब बॉडी वेव्स होगी ये जब सतह पे पहुंचेगी तभी तो विनाश करेगी। जब तक ये सतह के अंदर है तब तो ये सतह के ऊपर विनाश कर ही नहीं सकती है। विनाश करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? सतह के ऊपर आना पड़ता है। और ये जैसे ही सतह के ऊपर आती है तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है? अभी हमने देखा था, ये परिवर्तित हो जाती है सरफेस वेव्स के अंदर। और सरफेस वेव्स कौन सी होती है? एल वेव्स होती है। और इसके अंदर आपसे पूछा क्या है? और डिस्ट्रक्शन कौन करेगा, विनाश कौन करेगा फिर? सतह पे आने वाली तरंग, और सतह पे आ रही है एल वेव्स। तो सबसे विनाशकारी तरंग भी कौन सी होगी? एल वेव्स ही होगी। क्यों? क्योंकि एल वेव्स क्या है? सरफेस वेव है आपकी। और सरफेस वेव ही तो सतह पे चलने वाली ही तो विनाश करेगी। जो सतह पे पहुंची ही नहीं है वो विनाश कैसे करेगी? धरती के अंदर तो विनाश कर ही नहीं सकती है। जब वो सतह पे पहुंचेगी तो सतह के ऊपर जो घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, बाकी जो ह्यूमन प्रॉपर्टी है, ह्यूमन कैजुअलिटीज है, वो सारा ही तो विनाश होता है हमारे लिए भूकंप के अंदर। तो विनाश कौन करेगा? जो सतह पे। तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? एल वेव्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कितनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि भूकंपीय तरंगे, जिन्हें सिस्मिक वेव्स भी बोला जाता है, दो प्रकार की होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स फिर से दो प्रकार की होती है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। सरफेस वेव्स एक प्रकार की होती है, एल वेव्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपकी पृथ्वी के अंदर चलती है, इस वजह से इन्हें बॉडी वेव्स बोला जाता है। जैसे ही ये सतह पे आ जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे? सरफेस वेव्स। और सरफेस वेव्स कौन सी होती है? एल वेव्स। अच्छा, इसके मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होने के पीछे कारण ये भी है कि इनकी जो इंटेंसिटी होती है, अगर आपसे पूछ लेते हैं कि तीनों तरंगों में से सबसे ज़्यादा इंटेंस तरंग कौन सी होती है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जिसे हिंदी में बोला जाता है तीव्रता, ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक तीव्रता वाली अगर तरंग पूछ ले तब भी एल वेव से इसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, इस वजह से ये विनाश भी ज़्यादा करती है, ठीक है। तो ये दो लॉजिक आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के पीछे, तो आपको इसका पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अर्थक्वेक? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप का प्रकार नहीं है? यहाँ पे 4 भूकंप के प्रकार लिखे हुए, इनमें से एक गलत लिखा हुआ है, बाकी 3 प्रकार बिल्कुल सही है, ठीक है। अपन को ये बताना है कि कौन सा एक गलत लिखा हुआ है, ठीक है।
अब अगर आपने भौतिक भूगोल समिंद्र सिंह से या खुल्लर से अगर आपने पढ़ी है किताब से, तो आपने ज़रूर भूकंप के प्रकार देखे होंगे, ठीक है? जैसे आपने कुछ देखे होंगे आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, ठीक है? आर्टिफिशियल कृत्रिम प्रकार के जो भूकंप होते हैं, ठीक है? तो वो आपने देखे होंगे, कृत्रिम प्रकार के कौन-कौन से भूकंप होते हैं। फिर आपने कुछ नेचुरल भूकंप देखे होंगे, प्राकृतिक भूकंप देखे होंगे, ठीक है? प्राकृतिक भूकंप के अंदर जैसे आप ज्वालामुखी सुनते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सुनते हैं, संतुलन वाला सुनते हैं, ठीक है? बहुत सारे आते हैं। कुछ आपने क्षेत्र स्पेसिफिक के अनुसार भी सुने होंगे, स्थलीय भूकंप होते हैं, ठीक है? कुछ समुद्र में भी भूकंप आते हैं, ठीक है? सुनामी वगैरह जो अभी बहुत रिसेंट में अभी एक बहुत तेज़ बड़ा भूकंप चल रहा है, आप न्यूज़ में आपने सुना होगा, तो कमाचटका प्लेट्यू के आसपास, ठीक है? तो अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर सर्च करिएगा एज अ ज्योग्राफी के स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर बताइएगा कि अभी ये कमाचाटका प्लेट्यू कहाँ पे, इसकी लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है? कहाँ पे सुनामी, कौन से देशों में सुनामी की वार्निंग की जा रही है, तो एज अ ज्योग्राफर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर कुछ आपके भूकंप जो होते हैं वो क्या कह सकते हैं कि मूल के हिसाब से होते हैं, फोकस के हिसाब से, कि भूकंप का मूल कितना गहरा है, ठीक है? तो इसके अंदर फिर आप देखोगे तो कुछ साधारण भूकंप आते हैं, ठीक है? नॉर्मल आते हैं, कुछ आपके अर्थक्वेक, ठीक है? नॉर्मल, फिर आपके मीडियम अर्थक्वेक आते हैं, और कुछ आपके फिर बहुत ज़्यादा डीप फोकस अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल में आप ऑलमोस्ट ध्यान रखिएगा 0 टू 60 किलोमीटर होते हैं, ठीक है? अगर किसी भूकंप का मूल फोकस, अभी अपन ने देखा था ऊपर वाले, ये यहाँ से भूकंप का उद्गम हो रहा है, ठीक है? बीच वाले बिंदु से, और यहाँ से अलग अलग तरंगे निकली है, ठीक है? ये वाला भूकंप, तो ये क्या है? भूकंप का मूल है, बिंदु है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो उसके आधार पे भी हम क्या करते हैं? भूकंप को विभाजित करते हैं। अगर वो ये भूकंप का मूल सतह से 0 से 60 किलोमीटर के नीचे गहराई में है, तो इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल भूकंप, ठीक है? अगर ये भूकंप जो है आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 से आप क्या कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर तक अगर अपन देखें, तो ये मीडियम है। और अगर डीप फोकस अर्थक्वेक है, जो बहुत ज़्यादा गहराई में मिल रहे हैं, तो वो कहाँ से होंगे? तो 250 से लेके करीब करीब 700 किलोमीटर तक इस टाइप के आपको भूकंप मिलते हैं। तो ये क्या है? ये काइंड ऑफ आप ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन है भूकंप का, ठीक है? भूकंपों का वर्गीकरण है। तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो वोल्केनिक भूकंप है, तो ये किस में आ जाएंगे? आपके नेचुरल टाइप के भूकंप में आ जाते हैं, ज्वालामुखीय जन्य भूकंप, ठीक है? फिर टेक्टोनिक भूकंप है, ये भी किस में आ जाते हैं? आपके नेचुरल टाइप के भूकंप में आ जाते हैं, ठीक है? कोलैप्स जो है, कोलैप्स आर्टिफिशियल में भी हो सकता है और नेचुरल में भी हो सकता है, ठीक है? आर्टिफिशियल स्रोत से अगर कोलैप्स कर रहा है, माइंस वगैरह में अगर आप देखते हो, तो फिर वो आर्टिफिशियल में आता है। और नेचुरल तरीके से अगर कोई कोलैप्स कर गया, तो वो आपका नेचुरल अर्थक्वेक में आता है। लेकिन एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, मिसलिनियस या मिश्रित भूकंप, इस नाम का कोई भी भूकंप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित भूकंप। इन्होंने पूछा क्या है हमसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप, ठीक है? नॉट पूछा है यहाँ पे, कौन सा एक भूकंप का प्रकार नहीं है? तो नहीं, कौन सा नहीं है? आपके मिसलिनियस टाइप का कोई भूकंप नहीं होता है, मिश्रित प्रकार का कोई भूकंप नहीं होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ तो पता ही चली होगी, प्लस इसके साथ में ये जो हमने टाइप्स पढ़े, ये भी आपको ज़रूर पता चला होगा, और आपको ये भी पता चला होगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है? चलिए अगला सवाल अपन देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ये खैर फैक्चुअल है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है? एक तो सबसे पहले कभी भी एग्जाम में ये नॉट ऐसे कोई टर्म आते हैं तो उनको पहले ही हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है? नॉट एन अर्थक्विक बेल्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप मेखला नहीं है, ठीक है? जब आपने भूकंप वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो 110% उसके अंदर आपसे भूकंप के क्षेत्रों की पेटियों के बारे में ज़रूर बात की गई होगी, कि विश्व के अंदर अगर अपन देखें तो विश्व में प्रमुख 3 पेटियां हैं। मतलब अगर पूरा वर्ल्ड मैप अगर अपन उठा के देखें, तो उसमें 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, या ऑलमोस्ट अपन ऐसा कह सकते हैं कि 95% या 99% भूकंप इन्हीं 3 क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। फिर कोई एक आधा परसेंट थोड़ा अलग जगह पे हो सकता है भूकंप, ठीक है? तो 3 आपने क्षेत्र ज़रूर पढ़े होंगे, जिसमें से सबसे पहला जो आता है वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब अगर आपने प्रशांत महासागर देखा है, तो प्रशांत महासागर का जहाँ जहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है? अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पे एशिया आ जाता है, ठीक है? साउथ में अगर अपन देखें, जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये एशिया आ जाता है, फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला भाग आ जाता है, फिर यहाँ पे वापस अमेरिका, और फिर यहाँ पे वापस साउथ अमेरिका, ठीक है? तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है इस तरीके से, ये जो पैसिफिक ओशियन का, ये वाला क्या है आपका? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप है प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र या तटीय पेटी कह सकते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि विश्व के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2/3 भूकंप यहीं पे आते हैं।
तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो जाती है, सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पे आता है। और रीसेंट का जो अभी मैं आपको ऊपर अपडेट बता रहा था, कामाचाट का प्लेट्यू, जो जापान और रशिया, यहाँ पे आप देखोगे मैप के अंदर, अगर आप एटलस में देखोगे तो यहाँ पे कामाचाट का प्लेट्यू देखने को मिलेगा। वो यहाँ पे अभी तक का विश्व का शायद सेकंड या थर्ड सबसे तेज भूकंप इंटेंसिटी का भूकंप, ऑलमोस्ट ये शायद 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। तो ये आप देखिएगा ज़रूर, मैप के अभी न्यूज़ वगैरह में बहुत पूछा गया है, ठीक है। तो पहली पेटी जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप भूकंप आता है वो कौन सा है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा भूकंप जहाँ पे अपन को देखने को मिलता है वह है मध्य महाद्वीपीय प्लेटी, ठीक है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा मिड महाद्वीपों के बीच में भी बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि अगर दो महाद्वीपीय प्लेटें अगर टकराती हैं तो इनके बीच वाली जो प्लेटें होगी, जहाँ पे जो प्लेट भारी होगी वो नीचे धंस जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर रहती है, और यहाँ पे भी भूकंप की बहुत ज़्यादा आशंकाएं देखने को मिलती है। और लास्ट एक आपने जो बहुत बार सुना होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स वाले चैप्टर में भी सुना होगा, मिड अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट, ठीक है। जो अंध महासागर है आपका, ठीक है, तो अंध महासागर में भी आप देख सकते हो जो एस आकार की आकृति बनाता है, तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट जो अलग अलग होती है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर से हमसे पूछा क्या है कि कौन सा एक अर्थक्वेक की पेटी नहीं है, तो अभी अपन देखते हैं सरकम पैसिफिक ओशियनिक बेल्ट, ये तो अभी अपन ने देख लिया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो ये वाली पेटी तो होती है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है पेरी ओशियनिक बेल्ट, तो पेरी ओशियनिक बेल्ट नाम से कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य महाद्वीपीय मेखला, ये तो अभी अपन ने देखा है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ये वाला आ गया, ठीक है। और लास्ट में आता है मिड अटलांटिक बेल्ट, तो अटलांटिक ओशन तो हमें पता है आपके वॉल्केनो और अर्थक्वेक के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है, ठीक है, तो ये तो होगा ही, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये भी सही जगह है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक नहीं है? पेरी ओशियनिक बेल्ट, पेरी ओशियनिक बेल्ट नाम से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है विश्व में जहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरी ओशियनिक बेल्ट। अपने आंसर भी वापस मैच कराते हुए जाइए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट जो है वो आपके चैनल से ही ले रखे हैं, व्हाट्सएप चैनल से, तो वहाँ पे अपना आंसर भी वापस चेक करें और वापस सही भी करें, ठीक है। चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ में आपको ये भी पता चला होगा कि विश्व की 3 भूकंपीय पेटियाँ कौन सी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, और इनके साथ में इनके कुछ फैक्ट्स भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये फैक्ट जो लिखा था, सवाल सीधा सा आ सकता है, 2/3 को चेंज करके 1/4 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, कि क्या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर विश्व के 1/4 भूकंप देखने को मिलते हैं, तो गलत हो जाएगा फिर ये स्टेटमेंट, तो 2/3 थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप ये स्टेटमेंट। चलिए, तो आई होप आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस पे। द वेव दैट प्रोड्यूस बल्ज एंड ट्रफ, उभार और गर्त उत्पन्न करने वाली तरंग कौन सी है? तो उभार क्या होता है? इस तरीके से, और गर्त क्या हो जाएगा? इस तरीके से। ऐसी तरंग जिसके अंदर तरंग के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो या तो ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर नीचे की तरफ आते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी तरंग होती है, जैसे मान लीजिए ये एक तरंग है, ठीक है, और एक ये तरंग है, दोनों के अंदर खूब सारे पार्टिकल है, ऐसे ऐसे अगर अपन देखें तो खूब सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इसमें भी अपन देखें तो ऐसे खूब सारे पार्टिकल है। अब एक तरंग है जिसके अंदर ये जो पार्टिकल्स है, इनका मूवमेंट कैसे हो रहा है कि एक पार्टिकल तो जा रहा है ऊपर, एक पार्टिकल आ रहा है नीचे। और एक ये तरंग है जिसके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे, या तो सारे पार्टिकल जा रहे हैं आगे या फिर सारे पार्टिकल जा रहे हैं पीछे। अब इन दोनों तरंगों में मूवमेंट्स अलग अलग है पार्टिकल्स का। एक में अपन देख रहे हैं कि पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। वर्टिकल मतलब या तो ऊपर या नीचे जा रहे हैं पार्टिकल। तो ये तरंग किस तरीके से चलेगी, या फिर इस तरंग के ऊपर अगर कोई घर बन रखा है तो घर कैसे मूव करेगा, या तो ऊपर जाएगा घर या फिर नीचे की तरफ आएगा। मतलब उस घर को तोड़ने की प्रोसेस कैसा होगा कि उस ये तरंग क्या करेगी, उस घर को या तो ऊपर उछालेगी या फिर नीचे की तरफ उछालेगी। लेकिन अगर इस घर के ऊपर ये वाली तरंग आ रही है तो इसमें क्या होगा, घर को ये या तो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ मूव करेगी, तो इस घर का डिस्ट्रक्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा ये किसकी बात कर रहा है, ऊपर और नीचे वाली बात, उभार और गर्त की बात। और इस तरीके का मूवमेंट कौन सी तरंग करती है, एस तरंग करती है, ध्यान रखिएगा। और ये आगे और पीछे वाला जो मूवमेंट है ये कौन करेगी, आपके पी वेव्स करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा आप लोगों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि पी वेव्स क्या होती है,
पी वेव्स कौन से माध्यम में चलती है, ठोस में चलती है, लिक्विड, ये बेसिक बात है तो हर किसी को पता है। लेकिन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा पार्टिकल्स का मूवमेंट। इसको फिर से मैं एक बार आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है, कि मान लीजिए ये दो तरंग है, ठीक है, ये दो तरंग है, ये वाली तरंग है पी और ये वाली तरंग है एस आपकी। तो पी तरंग जब भी चलेगी तो पी तरंग क्या करेगी, पी तरंग के या तो सारे पार्टिकल जाएंगे आगे की तरफ या सारे पार्टिकल जाएंगे पीछे की तरफ। तो मतलब ये इस तरीके से चलेगी, ऐसे सारे मूवमेंट कैसे हो गए, इस तरीके से। तो इसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई अगर इंसान भी खड़ा है, तो इंसान या तो आगे की तरफ गिरेगा या फिर पीछे की तरफ गिरेगा। तो मूवमेंट इसका कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। इसमें कोई भी उभार या गर्त नहीं पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें उभार गर्त नहीं पड़ते हैं, ठीक है। उभार और गर्त किस में पड़ेंगे, जब पार्टिकल्स या तो ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। तो सारे पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे तो उभार बढ़ गया, और अगर सारे पार्टिकल्स नीचे आएंगे तो गर्त पड़ जाता है। इस टाइप का मूवमेंट जो होता है तो वो किस में होता है, आपका एस तरंग के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि या तो पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं या फिर पार्टिकल्स नीचे आते हैं। तो ये इस तरीके से मूव करती है आपकी, इस तरीके से। तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर अगर कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई इंसान खड़ा है, तो या तो इस इंसान को क्या करेगी, एक बार ऊपर उछाल के फिर वापस नीचे गिरा देगी। तो ये क्या होता है, काइंड ऑफ उभार और गर्त, ठीक है। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर उछालना गिराना ये एक्चुअल में नहीं, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एस वेव्स हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट ने वैसे एस वेव आंसर दिया था। आई होप कि आपने ये कंसेप्ट सोच के ही दिया हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सबने आंसर दिया। ये कंसेप्ट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कन्फ्यूजिव भी है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए अब आगे अगला सवाल है, इसमें कंफ्यूज हुए हैं बच्चे, ठीक है, काफ़ी सारे, बट अच्छा सवाल है ये भी। अभी शायद रीसेंट का जो परसों कल एग्ज़ाम हुआ है, हरियाणा टेट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कल हरियाणा एच टेट का एग्ज़ाम हुआ है, ज्योग्राफी का पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। और जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था तो सीरियसली मुझे नहीं पता था कि ये पूछा गया है। आज ही मैंने क्वेश्चन दिया था और आज शाम को मैंने एक पेपर देखा था हरियाणा पीजीटी का, उसके अंदर एज इट इज़ ये का सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पीजीटी क्या है, आपका फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर ये एग्ज़ाम में ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है आज ही, ठीक है। तो आपको अगर लगता है तो ये क्वेश्चन मतलब अच्छे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ कहने का मतलब कि अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके ज़रूर कहीं ना कहीं हिट करेंगे। और ज़्यादातर ये क्वेश्चंस कौन से हैं, पी वाई क्यूज़ है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो आप प्लीज़ इनको करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स फॉर्म्स द शेडो रीजन बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का छाया क्षेत्र निम्न में से कौन सी तरंग बनाती है, ठीक है। आपने जब भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ा होगा तो आपने एक डायग्राम ज़रूर देखा होगा इस तरीके से। इसके अंदर आपने इस तरीके की तरंग बनती हुई देखी होगी ज़रूर। ठीक है, ऐसा आपने एक डायग्राम ज़रूर देखा होगा आप सबने, सविंदर सिंह बुक सर की बुक में भी है ये डायग्राम। इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे आपके 105 डिग्री लिखा हुआ होगा, यहाँ पे 145 डिग्री, यहाँ पे भी 145 डिग्री, और यहाँ पे भी वापस आपके 105 डिग्री, यहाँ पे वापस 105 डिग्री, और ये आपका 105 डिग्री। ये डायग्राम मैंने किस चीज़ के बनाए, तो ये बनाए हैं अपने शेडो जोन के, ठीक है। शेडो एरिया जो होता है, शेडो जोन ऑफ पी और एस वेव्स है, ठीक है। तो ये वाला जोन तो किसका है, पी वेव्स का शेडो जोन है, और ये आपका किसका है, एस वेव का शेडो जोन है। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी का 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में कौन कौन सी तरंगों का छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये 105 है, यहाँ तक 105 है और यहाँ तक 145, इसके बीच में कौन कौन सी तरंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये किसका छाया क्षेत्र, पी क्षेत्र, पी का छाया क्षेत्र है, मतलब ये वाला जो जोन है आपका, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अपन कलर बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, नहीं, इसमें ये ग्रीन कर लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने ग्रीन करा है, पृथ्वी के ग्रीन वाले इस एरिया में कभी भी पी तरंग देखने को नहीं मिलती, और एस तरंग जो है वो इस पूरे ग्रीन भाग के अंदर देखने को नहीं मिलती है। जहाँ पे रेड रेड है सिर्फ वहीं पे पी तरंग देखने को मिलती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है,
इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई 105 से 145 के बीच में पी तरंग देखने को नहीं मिलती है, और 105 से लेके वापस 105 तक अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पे भी अपन को एस तरंग देखने को नहीं मिलती है। तो इसने सवाल क्या पूछा है, अब देखो, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का छाया क्षेत्र निम्न में से कौन सी तरंग बनाती है? तो दोनों ही तरंग बना रही है, ना तो पी वेव्स मिल रही है इस एरिया के अंदर और ना ही एस वेव्स यहाँ पे मिल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी और एस वेव्स बोथ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसका सिर्फ आंसर उम्मीद कर रहे थे कि इसका आंसर पी वेव्स होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पी वेव्स और एस वेव्स, ठीक है। इसके पीछे शेडो जोन आपको समझना होता है, ठीक है, पूरा डिटेल में। अगर आप कहेंगे तो हम उसको डिटेल में बता देंगे कि क्यों ये शेडो जोन बनता है, ठीक है। आप में से कोई भी एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स को पता हो, आप मुझे ये बताएंगे कि ये शेडो जोन जो बनता है यहाँ पे, ये जो अपन ने गोला बनाया ये क्या है, ठीक है, ये इनर कोर है या आउटर कोर है, ठीक है, और ये किस वजह से बनता है ये आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि पृथ्वी के अंदर कितने ऐसे भाग है जो ठोस नहीं है, तो वो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो आप एक बार मुझे बताइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द शेडो एरिया ऑफ द एस वेव इज द डैश ऑफ द एंटायर अर्थ। एस तरंग का छाया क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी का है, ठीक है। तो अब अपन देखो यहाँ पे देखते हैं, ये एस वेव का शेडो जोन था। एस वेव का शेडो जोन बिल्कुल पूरा हरा वाला भाग पूरा का पूरा है। तो देखिए, एस वेव्स सिर्फ यहीं यहीं पे बह रही है, जहाँ पे मैं ये लाल कलर से कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ यहाँ पे एस वेव्स है पूरी पृथ्वी के अंदर, सिर्फ यहाँ यहाँ पे। बाकी इस पूरे ग्रीन भाग में कहीं भी एस वेव देखने को नहीं मिलती है। तो ग्रीन भाग ज़्यादा है रेड भाग के मुकाबले, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवर 40%, ठीक है, कि पृथ्वी के 40% से ज़्यादा भाग पर एस वेव का क्या होता है? छाया क्षेत्र होता है, मतलब वहाँ पे एस तरंग नहीं देखने को मिलती है। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी अपन ने बनाया, एस वेव का छाया क्षेत्र ज़्यादा है, मतलब हरा वाला भाग ज़्यादा है, लाल वाला भाग कम है। ये हरा वाला भाग कितना है? तो 40% से भी ज़्यादा है पृथ्वी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवर 40%। ये थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल था, ठीक है। अगर आपको पता है तो ही आप कर सकते हो, इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं इनसे थोड़ा सा बच के रहना है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी तुक्का नहीं लगाना होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवर 40%। ये फैक्चुअल है, आप इसको बस याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। कभी भी आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब अगला सवाल जो अपन देखते हैं, हाउ मैनी सिस्मिक जोन्स इन द इंडिया आर डिवाइडेड इनटू। भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में, सिस्मिक जोन में विभाजित हैं? बहुत सिंपल सा फैक्चुअल सा सवाल है, ध्यान रखिएगा। पहले पहले तो हमारे भारत के अंदर वैसे कितने हुआ करते थे सिस्मिक जोन? 5 होते थे, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 और 5, पांचों को इंक्लूड करा जाता था। लेकिन अब क्या करा है, इस एक वाले सिस्मिक जोन को हटा दिया गया है। तो अब कितने बचे हैं टोटल? 2 3 4 और 5, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 4 सिस्मिक जोन या 4 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा 4 कौन कौन से हैं, ठीक है। सिस्मिक जोन एक तो आता है जोन 2, ठीक है, एक आता है जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ये 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं जिसमें पूरे भारत के मैप को डिवाइड किया जाता है। अगर आप भारत का मैप देखोगे इस तरीके से, तो इसमें पूरा का पूरा अगर अपन देखेंगे, हिमालय वाला जो भाग है, हिमालय वाला भाग तो पूरा का पूरा किस में आता है? आपका सिस्मिक जोन 5 के अंदर आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो 5वां जोन है वो सबसे तेज भूकंप वाला है, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज भूकंप आते हैं उसको अपन किस में इंक्लूड करेंगे? जोन 5 के अंदर। जहाँ पे सबसे कम भूकंप आते हैं वो कौन सा जोन है? आपका जोन 2। तो ये इंटेंसिटी भी आप थोड़ी ध्यान रखना, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही भूकंप का स्तर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले एक भी था इसके अंदर, जोन 1 भी इंक्लूड करा हुआ था, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया था, ठीक है। आज की डेट में ये 4 ही हैं टोटल। चलिए, आई होप ये वाला आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप समझिए। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, ऐसे भूकंप कहलाते हैं। In mining areas, sometimes due to the excessive mining work, the roof of the underground mines collapse, due to which mild tremor, ये पूरा इंग्लिश में लिखना था बट लिमिटेड वर्ड ही यूज़ कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कोलैप्स हो जाएगा। नियात भूकंप, नियात भूकंप क्या होता है? नियात भूकंप की ये परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे देखें तो डेफिनेशन से ये क्वेश्चन बन गया। तो नियात भूकंप क्या होता है, आगे से आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नियात भूकंप में क्या होता है, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य, बहुत ज़्यादा जब आप माइनिंग कर लेते हो किसी एरिया में, तो जो नीचे वाली जो खानें होती हैं उनकी छत कभी कभी गिर जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि 10 मजदूर दब गए हैं, ठीक है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ये मान लीजिए ये सतह है आपकी, ठीक है, इसके अंदर आपने खान खोदना शुरू कर दिया और फिर आप अंदर गहराई में जाते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये ऊपर वाली ज़मीन जो कैसी हो जाएगी, ये तो बिल्कुल हवा में लटक जाएगी। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव माइनिंग करने के बाद में फिर क्या होती है, ये वाली जो छत होती है ये ढह जाती है, नीचे की तरफ आ जाएगी इस तरीके से। अब ये पूरी की पूरी नीचे गिर गई, तो ये क्या कर गई, कोलैप्स कर गई, ठीक है, कोलैप्स कर गई। तो इस टाइप के भूकंप को क्या बोला जाता है, नियात भूकंप या फिर कोलैप्स अर्थक्वेक बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने लायक ज़्यादा नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलैप्स अर्थक्वेक हो जाएगा। तो अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा बड़ा था, ये इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिमिट थी, तो इस वजह से हम सिर्फ इसको हिंदी के अंदर ही अपलोड कर पाए थे, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल जो होता है, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसके ऊपर लिमिटेशन होती है कि आप इतने ही वर्ड्स लिख पाते हो। तो या तो ये क्वेश्चन पूरा हिंदी में आ सकता था या फिर पूरा का पूरा इंग्लिश के अंदर आ सकता था ये, ठीक है। पर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है जिसके अंदर ऑलमोस्ट अब हम 350 कंप्लीट होने वाला है, तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम से है, तो मैंने हिंदी में इस क्वेश्चन को अपलोड करना ज़्यादा सही समझा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा है। सही कथन को चुनना है, 2 कथन दिए, इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। पहला कथन पढ़ते हैं, रिक्टर स्केल एक लघु गणकीय लॉगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणांक को निरूपित करती है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना है, ठीक है। 100 गुना ये पूछा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये चीज़। अब इसमें ये बात क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा पहले रिक्टर स्केल के बारे में देखते थे। रिक्टर स्केल का आविष्कार कब हुआ था, 1935 के अंदर हुआ था। किसने करा था, तो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, ठीक है। इन्होंने ये स्केल दी थी, तीव्रता, और इसमें इस स्केल के अंदर जो तीव्रता होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तीव्रता जो होती है वो 0 से 9 के बीच में बताई गई होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके लास्ट कहाँ तक होती है, 9। इसके बीच में ये क्या बताता है, भूकंप की तीव्रता बताता है, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर आप बुक देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको 0 से 10 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 0 से 10 है, और अगर आप बाकी अन्य रेफरेंस बुक्स देखोगे, अलग अलग किताबें देखोगे, तो उसमें 0 से 9 तक भी बताई जाती है, ठीक है। तो इसमें ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही बोला गया है, ठीक है, कि ये कैसी है, लॉग अर्थमेटिक स्केल है, ठीक है। लॉग अर्थमेटिक है तो सीधी सी बात है, ये कैसी होगी, 0 से 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से होती है, ठीक है। और इसमें 10 के गुणांक में निरूपित किया जाता है। वृद्धि आयाम जो होता है वो भी सही बताया इन्होंने, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको तो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट बोला है ये बिल्कुल गलत बोल दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें जो आपको ध्यान रखना था वो क्या था, कि रिक्टर स्केल में प्रत्येक गुणांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा में 100 गुना नहीं होती है। 100 गुना की जगह ये कितनी होती है, 31.5 गुना ही होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, ये फैक्चुअल सवाल भी था, तो इसमें आपको ध्यान रखना था कि ये जो वृद्धि होती है सिस्मोग्राफ के अंदर, ठीक है, वो वैसे इसमें तो 10 गुना होती है, लेकिन यहाँ पे 100 गुना ना होकर कितनी होती है, 31.5 गुना। ये आपके सविंद्र सिंह सर की बुक में भी लिखा हुआ है और खुल्लर के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत और पहला वाला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये 100 गुना वाला आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 100 ना हो कि कितना होता है, 31.5 गुना होता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के जो टोटल 9 क्वेश्चन थे वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ऑब्जर्व ओनली नाम से ही अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे भी अभी ये वीडियो अपलोड की जा रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्व ओनली से यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, व्हाट्सएप पे भी चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी चैनल है। आप तीनों जगहों पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और इन फ्यूचर भी आपको ऐसी ही वीडियोस ज़रूर दी जाएगी। वापस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।